चलिए जी शुरू करें। गुड मॉर्निंग। टेस्ट दिया था बेटा आप लोगों ने? थोड़ा अलग लगा आपको क्या? जानबूझ के बनाया गया था कि थोड़ा अलग लगे। कोई बात नहीं बेटा, पसंद नहीं आया टेस्ट तो बर्तन नहीं फेंकने। क्या डिफिकल्टी, कितने मार्क्स कितने आए? हाउ मेनी ऑफ, कितने मार्क्स का था वो पूरा पेपर? 60। 2 points फॉर वन क्वेश्चन। आ जाओ बेटा। 2 points फॉर वन क्वेश्चन एंड आई थिंक वी शुड कंसिडर द पासिंग मार्क्स टू बी अराउंड 40। कितने बच्चों के 40 से ऊपर आए थे गूगल का इस्तेमाल कर कर? नहीं। मैंने यार जानबूझ के पेपर ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट बनाया था कि आपको एकदम समझ में नहीं आया। एकदम से समझ में आ जाएगा तो फिर वो एग्जाम वाला फील चले जाएगा। तो अब मुझे बताओ पेपर देने में दिक्कत क्या आई? व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट यू फेस्ड? अच्छा मैंने एक एक पता नहीं इफ यू वुड अप्रिशिएट इट और नॉट, टू कीप द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मैंने उसमें डिजिटल मार्केटिंग वाली चीज बहुत सारी डाली थी मैंने उसमें। ये भी चेक करने के लिए आपने रीड किया है नहीं किया है घर पे, राइट? सो अगर आप लोगों ने उसमें जो चीज मोस्ट एक्सपेक्टेड थी वो लीस्ट डाली मैंने। जो लिस्निंग वाला पार्ट तो बहुत कम डाला कि आपको कई बार ऐसा लगेगा तो यही आएगा और वो आएगा नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड। मैं ऐसा सोच रहा हूं यार, आप लोगों को मुझे मॉड्यूल रीड करवाना है तो बेटर है कि मैं आप लोगों को 15-15 पेज का, 20-20 पेज का ऐसा रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देने लगूं। ऐसा कर सकते हैं क्या? है ना? सो एक काम करते हैं, लेट अस मेक अ शेड्यूल फॉर आवर टेस्ट राइट नाउ फर्स्ट। ठीक है? तो आप मॉड्यूल खोल लीजिए अपना, प्लीज ओपन द मॉड्यूल। अच्छा बेटा एक बार मॉड्यूल देना मुझे, कोई बच्चा तू देना बेटा। नहीं, लेसन 2 पहले। सो लेट्स डिवाइड द फर्स्ट थिंग इनटू 2 पार्ट्स। पेज नंबर 80 से लेके 94 एंड देन 95 से लेके 108। ये मुझे प्रियांशु तू मैसेज कर देना बेटा। पेज नंबर 80, 80 से लेके 94 और पेज नंबर 95 से 108। सो ये पूरा चैप्टर जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 15 पेज आप पढ़ोगे एक बार में, 15 पेज आप पढ़ोगे दूसरी बार में, तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट वाली चीज सॉर्ट हो जाएगी। ये जो टेस्ट है मैं आपसे कब लूं? शुड आई टेक इट 80 to 94 वाला? शुड आई टेक इट ऑन सैटरडे? टुडे इज थर्सडे। इजीली हो सकता है, आज पढ़ लोगे कल पढ़ लोगे, सैटरडे को टेस्ट दे सकते हो। ठीक है? सो लेट्स डू इट ऑन सैटरडे। और उसके बाद डेट भी डाल दे बच्चे तू। दिस सैटरडे, राइट? एंड देन वी डू द नेक्स्ट टेस्ट ऑन, एक बार डेट खोल के देखना, वेंसडे को डेट क्या है? नहीं नहीं, तो आज ही 6 है बेटे। चेक करो, 13 जून। अरे कैलेंडर देख लो, गेस क्यों कर रहे हैं? 12 जून, ठीक है। सो द नेक्स्ट टेस्ट इज ऑन 12 जून। सो एक हो गया बेटा 8th को, एक हो गया 12th को, और आगे वाला जो पार्ट है वो हम लोग डिसाइड करेंगे मंडे के दिन। फिर 2 और टेस्ट लेंगे, फिर वो मंडे के दिन डिसाइड करेंगे, और फिर उसके बाद कंबाइंड टेस्ट ले लेंगे। विल डू अ कंबाइंड टेस्ट, राइट? ये लीजिए बच्चे, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बट मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए रीडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। आप रीड अच्छे से एक एक लाइन कर कराइएगा। मैं आपको किसी भी लाइन में से सवाल पूछ लूंगा मैं आपसे, ठीक है जी? चलिए, ऑल राइट। लीस्ट एक्सपेक्टेड जो चीज होगी वो भी पूछ लूंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड होगी वो तो पूछूंगा ही पूछूंगा।
सो MIS देख रहे थे बेटा हम लोग इन द प्रीवियस क्लास, जहां पे MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पे हमने ये समझा था कि MIS में मैनेजमेंट के 3 पार्ट्स। अच्छा, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या था जरा मुझे बताइए प्लीज एक बार, व्हाट इज मेन बाय इंफॉर्मेशन? डैश को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करी जाती है, किसको प्रोसेस कर कर? डेटा को प्रोसेस करके। डेटा प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, रॉ फॉर्म होता है? सर एब्सोल्युटली रॉ फॉर्म होता है। आ जाओ बेटा प्लीज, इट इज एब्सोल्युटली इन द रॉ फॉर्म। टेस्ट दिया था नैन्सी तुमने? टेस्ट दिया था, कितने मार्क्स आए उसमें? 40, 54, गुड। चलिए, सो अब आज क्या करना है बच्चे? आज हम लोग आई थिंक वी हैड स्टार्टेड टू अंडरलाइन द थिंग्स, टॉप लेवल वाली। कहां तक अंडरलाइन किया था हम लोगों ने? मुझे बताना प्लीज, किस पार्ट तक अंडरलाइनिंग कर ली थी? सिस्टम तक हो गया था, चलिए परफेक्ट, ग्रेट। अब आप आइए इस वाले पार्ट पर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। है आपके पास ये? डू यू हैव दिस? मॉड्यूल में है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ MIS? अब आप मॉड्यूल में जाके पहले जहां पे स्ट्रक्चर लिखा है उसके 3 ब्रांचेस बनाइए बेटा। जहां पे स्ट्रक्चर वर्ड लिखा है वहां पे 3 ब्रांचेस बनाइए। 3 ब्रांचेस। मिला नहीं मिला बच्चे? थर्ड में ना राजा, तू सेकंड दिख रही है जी। 3 पार्ट्स बनाइए बेटा। फर्स्ट पार्ट में जाके लिखिए आप टॉप, और टॉप के ब्रैकेट में जाके लिखिए स्ट्रेटेजिक। एग्जाम में आपसे टॉप भी पूछ सकते हैं, स्ट्रेटेजिक भी पूछ सकते हैं, दोनों पूछ सकते हैं। टॉप भी पूछ सकते हैं, स्ट्रेटेजिक भी पूछ सकते हैं, आइदर। आज सब लेट कैसे हो गए यार इतने? सर क्लास जल्दी होगी तो लेट तो होंगे ही ना हम। अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा। हाँ राजा, टाइम चेंज मेरे को भी नहीं पता था टाइम चेंज है भैया। अच्छा, 5 बार दिन में? नहीं, हफ्ते में। ठीक है जी, ऑलराइट। सो पहले में जाके क्या लिखा आपने? टॉप। टॉप के ब्रैकेट में लिखा आपने स्ट्रेटेजिक। नेक्स्ट में जाके लिखिए मिडिल। मिडिल के ब्रैकेट में जाके लिखिए टैक्टिकल। मिडिल के ब्रैकेट में जाके लिखिए टैक्टिकल। और थर्ड जाके लिखिए सुपरवाइजरी। थर्ड जाके लिखिए सुपरवाइजरी, और इसके ब्रैकेट में जाके लिखिए ऑपरेशनल लेवल। इसके ब्रैकेट में जाके लिखिए ऑपरेशनल लेवल। राइट बेटा? सो तीनों के नाम क्लियर है हमको। वन इज टॉप, वन इज मिडिल, देयर इज नथिंग लाइक बॉटम। एटलीस्ट इन दी आईज ऑफ द इंस्टीट्यूट देयर इज नथिंग लाइक बॉटम। इंस्टीट्यूट कौन सा वर्ड यूज करता है? इंस्टीट्यूट यूजेस द वर्ड सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी का मतलब क्या होता है? किसी के काम को ऊपर से देखना, सुपरवाइज। ऑलराइट, सुपरवाइज इज व्हाट? सुपरवाइज इज ऑपरेशनल लेवल। क्यों बोलते हैं इसको ऑपरेशनल लेवल? क्योंकि ग्राउंड पर काम ये पर्टिकुलर लोग करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑपरेशनल, या हम इसको बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल। क्लियर है बच्चे बात? तीनों नाम में कोई दिक्कत तो नहीं है? परफेक्ट। चलिए अब आप लोग जाइए वापस टॉप लेवल पर। अब टॉप लेवल में जाकर मार्क करिए, सबसे पहले इस वर्ड को मार्क करिए, टास्क। काम क्या क्या करता है? मार्क करिए टास्क। आपको आती है ये चीज अच्छे से, समझाया हुआ है मैंने आपको। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है, बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कहां पे जाएगा। जाके मार्क करिए डिजाइनिंग डायरेक्शन। राइट? और दूसरी चीज क्या करता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, मैनेजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। राइट? अब यहां पर मैनेजिंग से एक एरो निकालिए ऊपर, और ऊपर जाके मैनेजमेंट वाली चीज को पढ़िए और देखिए मैनेजिंग का मतलब क्या होता था। यहां पे हमने कुछ मार्क किया था मैनेजमेंट से रिलेटेड। राइट? तो दोनों चीजों को आप कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट बोथ द थिंग्स। किस किस को कनेक्ट करना है बच्चे? यहां पे जो नीचे आपको मैनेजिंग वर्ड मिला है उसको जाकर आपको ऊपर इस वाले पार्ट से कनेक्ट कर देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्यों करवाया ऐसा?
ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि आपको समझाना चाहते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्शन देने के अलावा अपने रिसोर्सेज को भी मैनेज करके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का प्रोसीजर कैरी आउट करती है। क्लियर है बच्चे बात? ग्रेट सर। चलिए, कल जो मैंने आपका टेस्ट लिया बेटा, मैं उसको पेपर पेन पे भी ले सकता था, मैंने जानबूझ के पेपर पेन पे नहीं लिया। दो रीजन, मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस को देखकर उसको अटेम्प्ट करना सीखें। दूसरा, मैं एक चीज और चाहता था कि आपको हाथों हाथ समझ में आ जाए कि आपका रिजल्ट क्या आया है, जिससे आपको वेट ना करना पड़े। वेट करने से क्या होता है, चीजें थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती हैं, आप भूल ही जाओगे आपने गलत क्या किया था। आपने कल के टेस्ट में जो गलत किया उसको मार्क कर लीजिएगा आपने क्या गलत किया। हो सकता है एग्जाम में वो चीज नहीं आए, लेकिन आपको आपका एरिया समझ में आ गया कि ये एरिया जो है बहुत वीक है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी है जो इंडियन माइथोलॉजी में भी यूज करी जाती है, लेकिन अलग कैरेक्टर के साथ। इंडियन माइथोलॉजी में यूज करी जाती है दुर्योधन के साथ। दुर्योधन की मदर ने उसको बोला था कि मैं अपनी आंखें खोलूंगी, तुम मेरे सामने आना, जो भी तुम्हारा बॉडी पार्ट रहेगा वो अभेद बन जाएगा। लेकिन उनको अपनी मदर से थोड़ी सी शर्म आती है, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स और ये वाला एरिया कवर करके चले जाते हैं। और एक्चुअली जब उनको मारा जाता है तो इसी पार्ट पर मारकर उनको खत्म किया जाता है। सेम कहानी एक ग्रीक माइथोलॉजी में है। एक अखिलीज नाम का कैरेक्टर था। क्या नाम था उसका? अखिलीज। अखिलीज की पूरी बॉडी जो थी वो लोहे जैसी थी, सिवाय एक पार्ट के, और वो था ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये, दैट इज द हील। अखिलीज हील बोलते हैं उसको। किसी को नहीं पता था कि अखिलीज का वो वाला पार्ट है जिस पर अगर किसी ने वार कर दिया तो वो मर जाएगा, लेकिन इंटरनली एक इंसान ने बता दिया कि वहां पे मार दोगे तो मर जाएगा, और वहां पर मारा और वो मर गया। हाँ बच्चे, रावण के साथ भी ऐसा था। बट पॉइंट इज, हर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का एक वीक पॉइंट होता है। आप भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो एज ए स्टूडेंट, आपका भी एक वीक पॉइंट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है। आपको पता ही नहीं आपका वीक पॉइंट क्या, और एग्जाम में जाके समझ में आया आपका वीक पॉइंट क्या है, फिर तो डिजास्टर है। एग्जाम के पहले समझ में आ जाए बहुत अच्छा है सर, लेकिन एग्जाम के पहले समझ में आता है तो तुमको बहुत बुरा लगता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट की दुनिया है। तो लेट्स से आपको कोच करने के लिए बुलाया गया है विराट कोहली को। रियल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सचिन के साथ एक दिक्कत थी, सचिन तेंदुलकर के साथ, और मेरी क्या मतलब हिमाकत की, मैं सचिन की गलती बता रहा हूं, बट थी उनकी गलती। ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर थे ग्लेन मैग्रा, जो बच्चे बहुत क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको बताओ, ग्लेन मैग्रा। ग्लेन मैग्रा वॉज द किंग ऑफ स्विंग, मतलब वो बॉल डाला करता तो बॉल स्विंग हुआ करती थी। मुझे याद है मैंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच ट्रेन में रेडियो पे सुने हुए, इतने पागलपने के साथ में मैच इंडिया के फॉलो किया करता था। बट ग्लेन मैग्रा के साथ किंग ऑफ स्विंग वाली चीज थी, वो बॉल डालता तो स्विंग करती थी, उसकी उसकी घातक थी आउट स्विंग। और दो बार तीन बार ऐसा हो गया कि उसने आउट स्विंग डाली, सचिन के बैट से आउटर एज से लगी और पीछे जाके स्लिप पे कैच हो गई। और वो एक तरीका बन गया कि वो आउट स्विंग डालेगा और सचिन आउट हो जाएगा। बट बाद में सचिन को रियलाइज हुआ कि वो ही इज फॉलोइंग इन द ट्रैप, वो एक गलती दोबारा कर रहा है, तिबारा कर रहा है। और इवेंचुअली उसने उसकी आउटस्विंग को हिट करना शुरू कर दिया और ग्लेन मैग्रा ने उसको आउटस्विंग डालना बंद कर दी। अब पॉइंट ये है बच्चे कि वो सचिन है, उसकी मेंटल कैपेसिटी अलग है। आप एक बार पेपर क्लियर नहीं करोगे, आप 20-25% धस जाओगे अंदर। धसना नहीं, कभी जीवन में कभी नहीं धसना। कभी जीवन में कोई चीज ठीक नहीं जाती, अच्छा रिजल्ट नहीं आता, नॉर्मलाइज होना, एक्सेप्ट करना और वापस पढ़ाई करना शुरू करनी, क्योंकि ये इस जर्नी में होगा 110%, इसमें नहीं होगा किसी और में होगा। आप लोग तो फिर बहुत लकी हो कि आप सीएस की पढ़ाई कर रहे हो। इसके बाद आप में से जिस बच्चे को लग गया कि यार मैं तो यूपीएससी करूंगा, आप यूपीएससी वाले बंधु से जाके मिलो। आप लिंक्डइन पे अगर मेरे साथ कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड तो लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए मुझे, और मेरे लिंक्डइन पे जाके दीपक कुमार नाम का एक बंदा, उसको फॉलो करिए। दीपक इज एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। फाउंडेशन में उस समय रैंक नहीं होता था, इंटरमीडिएट में रैंक होल्डर, फाइनल में रैंक होल्डर। उसके बाद वो नौकरी करने चला गया सेबी में, सेबी में बढ़िया नौकरी कर रहा था। एक दिन उसको लगा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। पहली बार पेपर दिया, प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ उसका, बुरा लगा उसको, रैंक होल्डर था सीए का। वापस पढ़ाई शुरू करी, प्रीलिम क्लियर कर दिया, प्रीलिम क्लियर करने के बाद मेंस क्लियर कर दिया, मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में पहुंच गया, इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गया। फिर वापस प्रीलिम दिया, फिर वापस मेन दिया, फिर क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू में गया, फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, फिर प्रीलिम दिया, फिर मेन दिया, मेन क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर इंटरव्यू से बाहर हो गया। और उसने फाइनली रियलाइज किया कि यार नहीं, अब नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन उस बंदे का कॉन्फिडेंस, मैंने उसे समझदार इंसान अपने जीवन में नहीं देखा है। मैंने उसे समझदार इंसान देखा ही नहीं है।
बट उस इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, बट वापस उसको खुद को उठाना पड़ा। लेकिन उठाना पड़ता है कई बार, खुद को उठाना पड़ता है, कोई और उठाने नहीं आता है आपको। मैं आप लोगों की उम्र के आसपास का था, इस C21 मॉल के सामने मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे सामने से एक वो लड़की आ गई स्कूटी पे पर रॉन्ग साइड, और उसको देख के मैं घबरा गया, मैंने आगे वाली ब्रेक दबा दी और मैं गिर गया। मेरा पूरा हाथ वाथ यहाँ पे छिल गया, बताया मैंने आपको ये। एक बंदा उठाने नहीं आया मुझे भाई, मैं लेटा पड़ा हुआ हूं। उस लड़की को खरोच तक नहीं आई। 25 लड़के चले गए उसके पास कि आपको कुछ मदद। अरे मैंने बोला बेशर्मो, मैं, कोई नहीं आया भाई, मैं खुद ही उठा, खुद ही गाड़ी चला के हॉस्पिटल गया, खुद ही। और मैंने नर्स को बोला कि मैडम एक्सीडेंट हो गया। शी सेड किसका? बोला मेरा खुद का ही हुआ है मैडम। एक बंदा नहीं आया मदद करने, आप सोचो। तो कई बार आपको खुद को ही उठाना पड़ता है। वापस आते हैं इस चीज पर। सो दिस इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको जल्दी से कंप्लीट करना है हमको बेटा। सो डिजाइन का काम है, डायरेक्शन का काम है, मैनेजिंग का काम है। नेक्स्ट पॉइंट जाके देखिए बेटा, इन लोगों की जिम्मेदारी है, अंडरलाइन करिए, इंटरैक्टिंग विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। यहां पे जाके लिखिए जो खाली जगह है, मैक्सिमम इंटरएक्शन विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सबसे ज्यादा इंटरएक्शन किसका होता है? टॉप लेवल का होता है। अब मैंने एक लाइन बनाई थी, याद है आप लोगों को? नहीं बनाई थी तो भी बना लेते हैं। अगर ये एक लाइन है जिसमें राइट हैंड साइड पे मैक्स इंटरैक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे मिनिमम इंटरैक्शन है, तो सबसे ज्यादा इंटरैक्शन किसका होगा? टॉप लेवल का। और सबसे कम किसका होगा? सुपरवाइजरी लेवल का। मिड में किसका होगा? टैक्टिकल लेवल का, राइट। लेकिन आपसे ये टैक्टिकल लेवल वाली चीज नहीं पूछेंगे। मैक्सिमम इंटरैक्शन किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। क्लियर है बच्चे बात? चलिए। अब इसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं, मतलब इसमें जो पोजीशंस आती हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हैं जाके मार्क करिए बेटा। चेयरमैन एक पोजीशन होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पोजीशन होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक पोजीशन होती है। मतलब जितने भी चीफ्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जितने भी चीफ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल टॉप पर बैठे हैं, वो सारे लोग वुड बी अ पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है बच्चे बात? ऑल द चीफ्स आर इन देयर। लेकिन इस चीफ के अलावा दो कैटेगरीज और आती है बेटा। ये देखिए, रीड करिए इसको। हेड्स ऑफ मेजर डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। भले वो चीफ नहीं है, लेकिन वो डिपार्टमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज मेकर्स हैं, जो टॉप लेवल वाले हैं, वो चाहते हैं कि इन लोगों का भी मत सुना जाए डिसीजन लेने से पहले। तो आप उन लोगों को भी लेकर आते हैं। तो जाके मार्क करिए हेड्स ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट्स। और जैसे आप ये लिखते हैं, जैसे आप ये मार्क करते हैं, एक सवाल लिखिए अपनी इसी मॉड्यूल में। हेड्स ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट्स बिलोंग टू डैश लेवल। आंसर मत लिखिएगा उसका, उसमें बस सवाल लिख के छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो आपका दिमाग बोलेगा हेड है मेजर डिपार्टमेंट का। प्रतीक ने क्लास में बोला था चीफ, चीफ होता है टॉप, हेड होगा मिड। अब हेड को मार्क करोगे मिड और वो गलत हो जाएगा। सो हेड्स ऑफ मेजर डिपार्टमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आंसर मत लिखिएगा, बस उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। जिसे जितनी बार आप उस चीज को पढ़ें, आपका दिमाग आपसे सवाल पूछे, आप सही जवाब दें तो अच्छी बात है, गलत जवाब दे तो आप उसको ठीक कर ले। राइट? क्लियर है? अपने लिए हिंट दे दीजिए वहां पे कि उसका आंसर क्या है। आंसर लिखो मत, हिंट दे दो उसमें। एम लिख दो या टी लिख के क्रॉस कर दो। डोंट राइट द आंसर। आंसर लिख दोगे तो दिमाग उसको देखेगा ही नहीं। ब्लैंक छोड़ो और अपने आप को एक हिंट दे दो। क्लियर है अनवर बेटा? क्लियर बॉस? जयेश क्लियर है बच्चे? राइट? नेक्स्ट देखिए बेटा, दे आर अकाउंटेबल, मार्क करिए, दे आर अकाउंटेबल फॉर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। होल को अंडरलाइन करिए, स्टार लगाइए। होल को अंडरलाइन करिए और स्टार लगाइए इस वाले पार्ट को बेटा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का दारोमदार इन लोगों के ऊपर होता है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी एक पर्टिकुलर सिटी का नहीं होता। अगर किसी कंपनी को अपनी ऑपरेशंस को रिवैम्प करना, जैसे मैं आपके साथ, लेट मी टेक एन एग्जांपल विथ यू। मुझे एक कंपनी बड़ी अच्छी लगती है यार, उस कंपनी का नाम है जील, ZEEL। सुना आपने जील का नाम?
रेनकोट्स बनाता है, मुझे उसकी टैगलाइन बहुत अच्छी लगती है, सदा सूखे रहो, सदा सुखी रहो की जगह सदा सूखे रहो। अब कितनी बड़ी मार्केट है यार, क्यों इतनी बड़ी मार्केट है? क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 65% लोग तो टू व्हीलर पे चलते हैं। जो बंदा टू व्हीलर पे चलता है उसके लिए रेनकोट खरीदना जरूरी है। अब उस बंदे ने सबसे पहले अपने एरिया में, जिस एरिया का वो बंदा खुद है, उसने वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा, और प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसको रियलाइज हुआ होगा कि यार अब मैंने इसको मध्य प्रदेश में तो बना दिया सक्सेसफुल, अब मुझे इसको लेके जाना है, नाउ आई हैव टू टेक इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इंदौर से एक बंदा है, दो लोग हैं ऐसे जो लेज चिप्स को टक्कर देते हैं इंडिया में। एक है बालाजी वेफर्स, सुना है आपने नाम, और दूसरा येलो डायमंड। येलो डायमंड कहां की कंपनी है? इंदौर की। द मैन हु ओन्स येलो डायमंड इज फ्रॉम इंदौर। जब उस बंदे ने येलो डायमंड मार्केट में लॉन्च किया तो इंदौर मार्केट, एमपी मार्केट उसके लिए बहुत इजी था। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को जानता था, पहचानता था। येलो डायमंड आप खरीदने जाओगे, आप शायद खरीदोगे इसीलिए क्योंकि येलो डायमंड में 10 रुपए में ज्यादा चिप्स आते हैं, लेज में 10 रुपए में कम चिप्स आते हैं। लेकिन हर इंसान का सोचने का तरीका ऐसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप लिया जो मुझे ऐसा लगता है मास्टर स्ट्रोक था उनका। उन्होंने येलो डायमंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? सलमान खान। जिस पॉइंट पे आप सलमान खान जैसे आदमी को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हो, उस पॉइंट पर आपका जो ब्रांड है वो लोकल ब्रांड से नेशनल ब्रांड बन जाता है, राइट? लेकिन ये कौन सोचता है? हु थिंक्स दिस? दिस इज थॉट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और वो पूरे ब्रांड की इमेज को क्रिएट करता है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देके नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा। एक वो पान मसाला आता है, पान पराग नाम सुना है आप लोगों ने? पान पराग का ब्रांड एम्बेसडर हमेशा कोई इंडियन आदमी रहा है, लेकिन 3 साल पहले वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटीज में से एक हॉलीवुड एक्टर को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, एंड दैट एक्टर्स नेम इज पियर्स ब्रॉसनन। और पियर्स ब्रॉसनन की इतनी वैल्यू इसलिए क्योंकि पियर्स ब्रॉसनन जेम्स बॉन्ड मूवी में जेम्स बॉन्ड बन के आता था। आप सोचो, जेम्स बॉन्ड पान पराग का ऐड कर रहा है। उस बंदे को लेके क्यों है? क्योंकि पान पराग एज अ प्रोडक्ट बेचा जाता है, टेस्ट पे तो है नहीं। पान पराग एज अ प्रोडक्ट फायदे पे तो बेचा नहीं जाता, होता तो नुकसान ही उससे। वो बेचा जाता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे जो 4 शब्दों से बनी, FEEL, फील। फील है यार इसमें, है ना? फील के लिए खरीदता है इंसान बस। आप पान पराग खोल के खा रहे हो, और आप तो खा रहे हो और आप उस मुंह में बिल्कुल ऐसा कचरा इकट्ठा कर रहे हो और आप फेंक रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मैं जो खा रहा हूं वो तो जेम्स बॉन्ड भी खाता है, तो आप अपने अंदर के जेम्स बॉन्ड को जगा रहे हो। लेकिन जब उन्होंने ये ऐड करवाया तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ एमपी के लिए था? क्या वो सिर्फ और सिर्फ इंदौर के लिए था? क्या वो सिर्फ और सिर्फ सांवेर के लिए था? नहीं, वो पूरे इंडिया के लिए था। और इंडिया में उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबके साथ वो चीज स्थापित हो गई कि भैया हमारा ब्रांड जो है वो इतना दमखम रखता है कि हॉलीवुड एक्टर को हायर कर सकता है। बाद में जाके पीएस ब्रॉसनन ने केस कर दिया पान पराग के ऊपर। क्यों? क्योंकि पीएस ब्रॉसनन की जो धर्मपत्नी है वो एंटी कैंसर सोसाइटी चलाती है, और उन्होंने जब केस किया तो उन्होंने केस करते हुए ये बोला कि इन झूठे लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये गुटखा पान मसाला है, इन लोगों ने मुझे बोला माउथ फ्रेशनर है, तो माउथ फ्रेशनर के नाम से मैं बिक गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती। उसने ऐड वापस करवाई कि वापस करो ऐड, ऐड आएगा ही नहीं। चलिए, नेवरदलेस, सो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। चलिए नेक्स्ट जाके देखिए बेटा, ये वर्ड जाके लिखिए बेटा, PESTL। सुना है आप लोगों ने ये तो बहुत अच्छे से, PESTL। एक ई भी लगा सकते हो आप आखिर में, बट PESTL का फुल फॉर्म क्या होता है? P इज फॉर पॉलिटिकल एनवायरमेंट, E इज फॉर इकोनॉमिक एनवायरमेंट, S इज फॉर सोशल एनवायरमेंट, T इज फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, एंड L इज फॉर लीगल एनवायरमेंट, राइट? L इज फॉर लीगल एनवायरमेंट। मैं इंडिया की एक चीज बहुत अप्रिशिएट करता हूं, मतलब मैं तो इंडिया की हजारों चीज अप्रिशिएट करता हूं, बट ये चीज बहुत अप्रिशिएट करता हूं। सुनिएगा सब ध्यान से, मैं आपको इसमें इकोनॉमिक एनवायरमेंट समझाना चाहता हूं, मैं आपको पॉलिटिकल एनवायरमेंट समझाना चाहता हूं। इंडिया इन टर्म्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड विद अ वेरी हैवी हार्ट एक रिलेटिवली गरीब देश है। देश अमीर कैसे बनता है? देश अमीर तब बनता है जब आपके यहां का सामान दुनिया में दूसरी जगहों पर बिकता है। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का सामान दूसरी जगहों पर बिके, और प्रियांशी अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो प्रियांशी को प्रमोट करने के लिए कि आप यूएस में सामान बेचो, वो प्रियांशी को एक्सपोर्ट ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर देंगे कि तुम सामान बेचोगी तो तुम्हारे ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी।
विदेश में तुम्हारा सामान सस्ते में बिकेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सामान ज्यादा बिकेगा, तुम्हारा सामान ज्यादा बिकेगा तो इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंडिया अमीर बनेगा। इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली ऑलमोस्ट हर चीज के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती सिवाय एक चीज के, वो है चमड़े के पदार्थ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सॉफ्ट कंट्री को गवर्न करती है और वो नहीं चाहती कि हम किसी को मारकर उसकी चमड़ी उधेड़ कर बाहर सामान बेचो और उससे हम पैसा कमाएं। आपको जान के बहुत खुशी होगी, इंडिया में ऑलमोस्ट हर चीज के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पहले बोलते थे, अब उसको जीएसटी बोलते हैं, लगती है सिवाय एक चीज की। किस चीज के ऊपर? पेट्रोल, चलो ये अलग चीज है, पेट्रोल में कोई सेंटिमेंटल बात नहीं है, लेकिन नमक पे नहीं लगती। नमक पे क्यों नहीं लगती? नहीं, एसेंशियल तो चीनी भी है। गांधी जी ने लड़ाई करी थी नमक पे लगे हुए टैक्स के अगेंस्ट, डांडी यात्रा करी थी उन्होंने बोला तुम लगाओगे ना टैक्स, हम खुद का नमक बना लेंगे। अगर आज वापस टैक्स लगा दिया गया नमक के ऊपर तो गांधी जी की वो जो लड़ाई थी उसकी तो वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है? दिस इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कि आप अगर इंडिया में नमक बेच रहे हो तो इंडिया में नमक के ऊपर एक्साइज ड्यूटी या किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। आप इंडिया से सामान बाहर एक्सपोर्ट करोगे नहीं लगेगा, लेकिन चमड़े का सामान करोगे तो 110% उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। दिस इज अ पॉलिटिकल थिंग, दिस इज अ लीगल थिंग, दिस इज एन इकोनॉमिक थिंग। टेक्नोलॉजी भी बीच में आ जाती है। सारी चीज का इंपैक्ट किस पे आता है? फाइनली सारी चीज का इंपैक्ट आता है किसके ऊपर बेटा? आपके बिजनेस के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इस पे विचार किया होगा, लेकिन मैं चाहता हूं विचार करो इसके ऊपर। जब मैं आप लोगों की एज के आसपास का था तो मेरे घर पे मैगजीन्स आया करती थी बेटा। एक वुमेन जरा नाम की मैगजीन आती थी, मेरी मम्मी पढ़ा करती थी। एक मेरे लिए मैगजीन आया करती थी जिसको बोला करते थे ऑटो, किसी नाम से होती थी, गाड़ियों, ऑटो कार, यस, उसमें गाड़ियों के बारे में आया करता था। और मेरे फादर के लिए बिजनेस टुडे आया करती, 3 मैगजीन आया करती थी। आज हमारे घर पे कितनी मैगजीन आती हैं? सर 3 से ज्यादा आनी चाहिए, 0, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने अब प्रिंट मीडिया को यूज करना बंद कर दिया है। मेरे मोबाइल फोन में ना सब कुछ, मैं ऐप डाउनलोड करूंगा। अब आप ये बताओ उन बिजनेसेस का क्या होगा जो बिजनेसेस प्रिंट मीडिया पे काम किया करते थे? वो तो बिजनेस ठप हो जाएंगे। बहुत सारी मैगजीन्स बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि लोगों ने प्रिंट मीडिया को यूज करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत समझदार थी, उन्होंने पहले से ही मौसम को भांप लिया और उन्होंने अपने ऐप क्रिएटर कर अपने पूरे रीडर्स को कहां पर ट्रांसफर कर दिया? ऐप के ऊपर। और ऐप के बीच में एड बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया और आज बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है किस बंदे ने ये पूरा आइडिया बनाया होगा? टॉप लेवल ने बनाया होगा, बॉटम ने एग्जीक्यूट किया होगा, लेकिन आइडिया कौन लेकर आया होगा? टॉप लेकर आया। क्लियर है बच्चे बात? सो पॉइंट क्या लिखा है बच्चे? पीईएसटीएल का भी इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर आता है? टॉप के ऊपर आता है, बाकी लोगों के ऊपर कम आता है। और पीईएसटीएल से कोऑर्डिनेट, इंटरैक्ट भी सबसे ज्यादा कौन करता है बच्चे? टॉप लेवल करता है, बाकी सब कम करते हैं और कुछ तो करते ही नहीं है। नोबडी एल्स। बॉटम लेवल पॉलिटिकल से क्या इंटरैक्ट करेगा बच्चे? कुछ भी इंटरैक्ट नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया, बट फिर भी आपको मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। जर्मनी की एक बियर कंपनी हुआ करती थी, है अभी भी, बंद तो नहीं हुई, दुनिया में चलती है, उसका नाम है हाइनेकेन। पता होना चाहिए आपको। मैं तो आई एम ए टी टोटलर, आशा करता हूं कि आप भी जीवन भर ऐसे ही रहें, लेकिन फिर भी पर्सनल चॉइस है आपकी वो। हाइनेकेन ने बिहार में अपना प्लांट लगाया। सोचो आप, प्लांट लगाया कि यहां पर मदिरा बनाएंगे, बियर बनाएंगे, पूरे भारत में बेचेंगे। बताया मैंने आपको? ये प्लांट लगा दिया उन्होंने, हजारों करोड़ का प्लांट। और उसके बाद, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पॉलिटिशियन, उसके बाद एक पॉलिटिशियन जो बिहार को रन किया करते थे, उन्होंने बोल दिया बिहार बन गया है ड्राई स्टेट। ना तो लिकर बेची जाएगी, ना तो लिकर कंज्यूम करी जाएगी, बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाइनेकेन एज अ कंपनी, they gave an official statement. They said इंडिया में काम ही नहीं करना हमको। आपको ड्राई स्टेट करना था, अच्छी बात है। आपको पहले नहीं पता था आपको ड्राई स्टेट करना है। मैंने 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ ड्राई स्टेट करना है। अब मैं सामान यहां से उठा के कहां लेके जाऊं? जो मैंने जमीन खरीदी उसका जमीन का क्या करूं? बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस है। अब इसका इंपैक्ट हाइनेकेन कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके ऊपर आया भी होगा तो 7 दिन के लिए आया होगा, उसने वहां पे नौकरी छोड़ के कहीं और नौकरी कर ली होगी। लेकिन हाइनेकेन एज ए कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट कई महीने तक सोया नहीं होगा कि अब क्या करें, यहां से बिजनेस को उठा के कहां पे लेकर जाए। तो इंपैक्ट भी ज्यादा किसके ऊपर है? टॉप के ऊपर। इंटरेक्शन भी ज्यादा किसके साथ है? टॉप के साथ। क्लियर है बच्चे? एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड? यस और नो? चलिए, ग्रेट।
अब नीचे आइए सर इसमें। सो टॉप मैनेजमेंट नीड्स इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन करिए। को क्या लगता है? इंफॉर्मेशन लगता है। और इंफॉर्मेशन कौन देता है? एमआईएस देता है। उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, इस इंफॉर्मेशन की दो ब्रांचेस बनाइए बच्चे। इंफॉर्मेशन उनको ऑर्गेनाइजेशन के भीतर से भी चाहिए और उनको इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन की दो ब्रांचेस बनाएंगे बेटा। पहले में जाके लिखिए एक्सटर्नल चाहिए, दूसरे में जाके लिखिए इंटरनल चाहिए। They need information both from the external sources as well as the internal sources. राइट? एक्सटर्नल से क्यों चाहिए सर? एक्सटर्नल से इसलिए चाहिए क्योंकि हम ये पता करना चाहते हैं हमारा कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। अभी जैसे आप ये मार्कर यूज कर रहे हैं, आप लोग ये वाला मार्कर बोलते हैं, हाइलाइटर बोलते हैं इसको। फेबर कैसल का हाइलाइटर है ये। फेबर कैसल के इस हाइलाइटर को बोलते हैं फेल्ट हाइलाइटर। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे जो ये निब है, ये कपड़े जैसी फील होती है, इसको बोलते हैं फेल्ट हाइलाइटर। लेकिन फेबर कैसल ने मार्केट में एक और बहुत बढ़िया हाइलाइटर निकाला है जो कि वैक्स का बना हुआ है। देखा आप में से किसी बच्चे ने? बढ़िया लगता है वो। फेबर कैसल ने यार वो वाला हाइलाइटर इंडिया के बाहर 20 साल पहले लॉन्च कर दिया। इंडिया में भी क्यों लॉन्च कर रहा है सर? इंडिया के लोग अभी इसी से बहुत खुश हैं सर। बाद में वो लेकर, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। ये बिक रहा है ना, ठीक है, ये बिकना बंद हो गया है, अरे यार अब चलो, अब ये सही टाइम आ गया उसको लॉन्च करने का। शुगर फ्री कोक, डाइट कोक बहुत सालों से बिक रही है इंडिया के बाहर, अब इंडिया में क्यों आई सर? पी रही ना शक्कर यार, छोड़ो ना, आप क्यों करना है। दे आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है क्या करने से बिकेगा, क्या करने से बाद में ज्यादा बिकेगा। एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए ये पता करने के लिए क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। ये नहीं बिक रहा है इसको बंद करो, ये बिक रहा है इसको और प्रमोट करो, ये और बिक सकता है, एडवर्टीजमेंट करो। ये बिक नहीं रहा, एक काम करो, लोगों को इसकी टेस्टिंग कराओ। नेस्ले का नाम सुना आप सब लोगों ने? आप लोगों ने वो मिल्क मिल्क को मिल्क एनहेंसर सुने होंगे आपने, बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, चार नाम है ये। आप में से अगर कोई बच्चा थाईलैंड चले जाएगा, इन चारों में से कोई भी नहीं मिलेगा आपको। आप इंडोनेशिया चले जाओगे, चारों में से कोई नहीं मिलेगा आपको। वहां पे पूरा देश सिर्फ एक ही ब्रांड कंज्यूम करता है, उस ब्रांड का नाम है माइलो, MILO, माइलो। माइलो की पेरेंट कंपनी कौन है? नेस्ले। फोन छोड़ दो तुम 2 मिनट के लिए प्लीज। मजा नहीं आ रहा क्या? मैं मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल दे दूं कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बैठ जाए। और एग्जाम्पल ओरिएंटेड टीचिंग जो होती है वो हमेशा बंदे को अट्रैक्ट करती है। आपको अट्रैक्ट करती नहीं करती है? ठीक है, थैंक यू। लेकिन मेरा भी कई बार क्लास में ऐसा मन करता है कि फोन देख लूं, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन। पॉइंट ये बेटा कि आप इंडोनेशिया जाओगे, थाईलैंड जाओगे, वहां पर आपको ये चार ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ माइलो मिलेगा। माइलो की पेरेंट कंपनी कौन सी है? नेस्ले। नेस्ले तो इंडिया में भी बहुत बिकती है। एक प्रोडक्ट बताओ नेस्ले का जो इंडिया में बिकता है। किटकैट। आप बताओ एक। मैगी। आप बताओ एक। नेस्ले की टॉफी आती है पोलो, पोलो इज नेस्ले प्रोडक्ट। बट माइलो इंडिया में नहीं बिक पाया। बहुत कोशिश करी उन्होंने कि इंडिया में बिक जाए, बहुत कोशिश करी इंडिया में बिक जाए। और जब नहीं बिका तो उन्होंने फ्री सैंपलिंग करना शुरू कर दी कि आप आओ माइलो पियो। मैं तो एक दुकान पे रोज जाके 4 ग्लास माइलो पिया करता था। एंड देन आई टोल्ड माय मदर कि यार मुझे भी माइलो चाहिए प्लीज यार। तो मम्मी बोलती नहीं दिलाएंगे। अच्छा क्यों नहीं दिलाओगे यार? आपके घर का चिराग आपको बोल रहा है कि माइलो दिला दो। तो मम्मी ने मेरा कान पकड़ के बोला कि कैंटीन में, फादर आर्मी में रहे मेरे, तो मेरी मम्मी ने बोला कैंटीन में माइलो नहीं मिलता, बॉर्नविटा मिलता है, बॉर्नविटा सस्ता है, माइलो महंगा है, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। और इंडिया में कभी माइलो खुद को स्थापित ही नहीं कर पाया, तो आखिर में नेस्ले ने क्या किया? उस प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर कर दिया। कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कौन सा चल रहा है, किसको चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो कहां से आती है इंफॉर्मेशन? एक्सटर्नल। इंटरनल से क्या पता चलता है? इंटरनल से पता चलता है कि यार अब हमको अपना एक नया सेटअप स्थापित करना है। इस बच्ची ने बहुत बढ़िया काम किया है, ट्रस्ट वर्दी है, जब काम देते अच्छे से काम करती है, एक काम करो इसको आगे करता हूं। इंटरनली भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको एक्सटर्नली भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। दोनों किसको चाहिए होती है? दोनों चाहिए होती है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को। नेक्स्ट चीज देखिए बेटा, उसमें दो चीजें लिखी हैं, करंट इंफॉर्मेशन और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या राजा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड हिस्टोरिकल? करंट का मतलब है अभी,
सही बोला। किस बच्चे ने बोला? आप बोल रहे थे वेरी नाइस, आप भी कह रही थी वेरी गुड। करंट का मतलब है अभी, हिस्टोरिकल का मतलब है पहले, है ना? आपने कोई प्रोडक्ट पहले इंडिया में लॉन्च किया, आपको समझ में आ गया कि इंडिया में हो गया सुपर फ्लॉप। सुपर फ्लॉप क्यों हुआ? आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूं, मजा आएगा आपको सुनकर। इंडिया में दो कोल्ड ड्रिंक बहुत चला करती थी और आज भी बहुत चलती है। एक का नाम लिम्का और एक का नाम थम्स अप। लिम्का और थम्स अप दोनों आज किसके द्वारा ओन्ड है? कोको कोला के द्वारा ओन्ड है। लेकिन इंटरेस्टिंग टू नो है कि ये दोनों ब्रांड्स कभी कोको कोला के हुआ ही नहीं करते थे। ये दोनों ब्रांड्स हुआ करते थे पार्ले के। पार्ले से कोको कोला ने खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि इंडियन टेस्ट अमेरिकन टेस्ट से बहुत अलग है। इंडियन टेस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के टेस्ट से बहुत अलग है। हमको चाहिए होता है अमूमन 90% ऑफ द टाइम्स तेज मिर्ची वाला खाना। वी लाइक स्ट्रॉन्ग टेस्ट, वी डोंट लाइक लाइट टेस्ट। मेरा एक दोस्त, करीबी मतलब माय बेस्ट फ्रेंड, ही वेंट टू चाइना। मैंने कहा तेरे तो यार मजे हो जाएंगे। ही सेड क्यों? बोला यार तू ठेले पे जाएगा मंचूरियन खाएगा, ठेले पे जाएगा नूडल खाएगा। ही सेड हाँ यार बहुत मजा आएगा। चला गया वो। 3 दिन बाद कॉल आया उसका, डिप्रेस्ड। मतलब क्या हो गया? छोटू बोलता हूँ उसको प्यार में, क्या हो गया छोटू? ही सेड यार धोखा हो गया भाई अपने साथ। क्यों? बोले यार यहाँ पे तो वो मंचूरियन ही नहीं है यार जो अपने यहाँ मिलता है। आप चले जाओ चाइना और आप वहां का खा लो चाइनीज खाना, या वहां के चाइनीज को बुला के आप यहाँ पे खिला दो उसको ठेले पे खाना, मर जाएगा वो। सुबह मरेगा, उस समय नहीं मरेगा वो। दे नॉट यूज टू दैट यार, दे नॉट यूज टू दैट। एक कंपनी आती चिंग्स नाम की, सुना है आपने? रणवीर सिंह जिसका ब्रांड एम्बेसडर है, उनका एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट 1,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू करता है। कौन सा प्रोडक्ट है उनका? शेजवान चटनी। उसमें है क्या भैया? उसमें सिर्फ और सिर्फ मिर्ची। खाएं अभी, रियलाइज करें 12 घंटे बाद कि आपने क्या खाया है। बट किस आदमी का दिमाग लगा होगा? वो भी किसका लगा होगा? टॉप का। अब चिंग ने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देना, बोला चल पड़ा भाई। अब वो मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं सूप। सूप की टेस्टिंग करते हैं। वो बोलता है अरे नहीं यार ये नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा सर? अरे भैया इंडिया में चलता है तेज मसाला। देखो हमने शेजवान चटनी लॉन्च करी थी, कितनी चली। दैट इज नॉट करंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज व्हाट, दैट इज हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है बेटा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोग चेंज भी करते हैं। आज मैं अगर आप लोगों से एग्जाम्पल पूछूं, सुनने में मजा आएगा, आप लोगों को जवाब देने में और मजा आएगा। आपके पास कितने जूते हैं? जूते चप्पल मिलाकर 4 ना? मैं जब आपकी उम्र का था मेरे पास एक था। एक। और मेरी उम्र के ज्यादातर लोगों के पास एक ही था। वो सेम जूता वो खेलने भी जाते थे पहनकर और शादी में भी जाते थे पहनकर। मैंने मैंने किया है वैसा। और मैं तो बहुत लकी हूं कि मेरे पास एक जूता पार्टी और खेलने के लिए था और एक जूता स्कूल के लिए था। अदरवाइज जहां पे मेरी स्कूलिंग हुई है बिहार में, बताया मैंने आपको। 6 years इन पटना, 3 years इन रांची। हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हुआ करते थे उसमें से 75% बच्चों के पास एक ही जूता हुआ करता था, वो स्कूल का जूता होता था। वो शाम को भी खेलने के लिए वो जूता पहनते थे, शादी में जाएंगे तो भी वो जूता पहनते थे। और आज मार्केट में स्टार्टअप आ गए हैं जो आपके जूते को साफ करने के लिए आपसे एक जूते का 800 से 1,000 रुपए ले लेते हैं। ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है? ये करंट इंफॉर्मेशन है। दिस इज करंट इन्फॉर्मेशन। मैंने अपने कजिन से बोला कि तुमने तुम्हारे जूते अच्छे लग रहे। ही सेड हाँ वो है भी अच्छे। मैंने बोला तो ठीक है, अच्छे, इतना घमंड अच्छा नहीं है, अच्छे ही है, ठीक है। ही सेड नहीं नहीं प्राइस भी तो अच्छा ही है। तो मैंने सोचा प्राइस क्या होगा यार, मतलब मैंने भी बहुत जूते खरीदे 2,000 रुपए के, 2,500 रुपए के, 3,000 रुपए के। क्या क्या प्राइस होगा? तो उसने मुझे जब प्राइस बताया ना, मैं हकलाने लगा। मैं ही बॉट दैट पेयर ऑफ शूज फॉर 72,000 रुपीज। कैजुअली, कैजुअली मैंने वो जूते उठाए, किचन में गया, ट्रे में रखे और ट्रे को जाके शोकेस में रख दिया। मैंने बोला इस जूते की जगह वहां नहीं, इस जूते की जगह वहां पर है। 72,000। और 72,000 रुपए का जूता नहीं है, सैलरी उसकी लाख रुपए। लाख रुपए में से 72,000 का जूता खरीद लिया मैंने। मुझे 72,000 का जूता कैसे खरीदा? ही सेड ईएमआई पर, हर महीने 6,000। अगली बार गया एक और जूता ले लिया उसने। 2 जूते उसके पास।
महीने की 12-13 हजार रुपए की उसकी ईएमआई जूते की जाती है, सोचो आप। घर है उसका, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ने गाड़ी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्र कम है, शादी वादी हुई नहीं है, अभी यंग लड़का है, 12,000 रुपए की ईएमआई जूते की। दिस इज न्यू इंडिया। ये क्या, दिस इज करंट इंफॉर्मेशन, दिस, और बिल्कुल गलत है, कभी नहीं करना। कभी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लोन लेना ही नहीं, हमेशा अप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लोन लेना है। उससे मैं बोलता हूँ डेप्रिशिएटिंग एसेट ई साइड आप रखो, डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन अपना अपने साथ है यार। उसको समझाने बैठा मैं, तो मुझे बोलता है आप जैसा, पता है कौन सोचते हैं, मतलब कौन, मतलब जिनको अपने पे विश्वास नहीं होता। मेरे को अपने बोला ठीक है यार, सॉरी गलती होगी, नहीं समझाऊंगा आज के बाद में। बट द पॉइंट इज करंट इन्फॉर्मेशन एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दोनों चाहिए होती है किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। एंड करते हैं इस चीज को, आइए सर। लास्ट चीज देखिए बेटा, द लास्ट थिंग जो यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इंटरेस्टिंग थिंग, दिस एक्सेप्शन रिपोर्ट्स टॉप लेवल मैनेजमेंट रिसीव करती है। लिखा है क्या उसमें? नहीं लिखा तो अलग से लिख लीजिएगा, और लिखा है तो मार्क कर लीजिए। समरी और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। समरी का मतलब क्या होता है बेटा? बड़ी चीज को संक्षिप्त करके सामने वाले को प्रेजेंट करना। क्यों संक्षिप्त रूप? क्यों? सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है। टाइम, एनर्जी और अटेंशन, TEA, टाइम, एनर्जी और अटेंशन की कमी के चलते आपको सामने वाले को चीज संक्षिप्त रूप में देनी पड़ती, दैट इज समरी। आप लोगों ने आनंद महिंद्रा जी का नाम सुना है? महिंद्रा का नाम सुना आप लोगों ने? महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा ग्रुप। इंदौर में एक सर रहते हैं, माथुर सर नाम है उनका, उन्होंने महिंद्राज में अच्छे लेवल पे काम किया। तो मैंने उनसे बोला सर आप मुझे बताइए थोड़ा आनंद महिंद्रा जी के बारे में। ही सेड यार नेक्स्ट लेवल आदमी है। मैंने पूछा क्यों? ही सेड हम जिस लेवल पे काम कर रहे थे, जनरल मैनेजर लेवल पर, उस लेवल के आदमी को वो साल में 1 दिन 15 मिनट का टाइम देता है कि तुम आओ मुझसे बात करो कि तुम कंपनी के लिए क्या करना चाहते हो। सुनना ध्यान से, जो हम बात करने वाले हैं वो हम उनको 1 महीने पहले भेज देते हैं। 1 महीने पहले 15 मिनट जो बात होने वाली है उसके लिए 1 महीने पहले भेज देते हैं। और उस 1 महीने में महिंद्रा जी की टीम के 8-10 लोग उस पूरी प्रेजेंटेशन की चीरफाड़ कर देते हैं, और उसके बेसिस पे 15 सवाल बनाते हैं, 10 सवाल बनाते हैं, और उस 15 मिनट के इंटरेक्शन में महिंद्रा जी हमसे 10-15 सवाल पूछते हैं। और उनको अगर लगता है कि ये प्रोजेक्ट कैरी आउट करने से महिंद्रा ग्रुप का फायदा होगा तो वो बोलेंगे जाओ चलो कर लो इसको, टेक इट अप। आप लोगों ने पता नहीं ये चीज ऑब्जर्व करी नहीं करी है, करेंगे तो अब आपको शायद अच्छा लगेगा। महिंद्रा ग्रुप हर 3-4 साल में गाड़ी निकाल देता है जो उसको संभाल लेती है। सबसे पहले उन्होंने स्कॉर्पियो निकाली, स्कॉर्पियो ने संभाल लिया। उन्होंने फिर एक्सयूवी निकाली, एक्सयूवी ने संभाल लिया। फिर थार निकाली, थार ने संभाल लिया। फिर वापस एक्सयूवी निकाल लिया, वापस संभाल लिया। हर 3-4 साल में गाड़ी लेकर आते हैं जो चीजों को, बाकी चीजें छुटपुट बिकती रहती हैं, ये गाड़ियां भयंकर बिकती हैं। एक्सयूवी पर आप खरीदने जाते हैं, आज से साल भर पहले 2 साल की वेटिंग दे रहा था। महिंद्रा किस किस बिजनेस में आप जानते हो? महिंद्रा दूध बेचता है, महिंद्रा का दूध आता है सबोरो नाम से। महिंद्रा क्लब, महिंद्रा टेक, टेक महिंद्रा। महिंद्रा की बाइक, जावा बाइक देखी अगर आपने, जावा इज महिंद्रा, जावा इज महिंद्रा। सो महिंद्रा इज इनटू ट्रक्स, ट्रैक्टर्स। और इंदौर में पीतमपुर में कंपनी हुआ करती थी एक काइनेटिक होंडा की, वो खरीद ली महिंद्रा जी, इन्होंने बोला यहाँ पे गाड़ियां बनाएंगे। आप ये समझो वो बंदा खुद कर रहा है क्या? ये वो डिसाइड कर रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, बट कितनी इंफॉर्मेशन? आप उनको बोलोगे ये 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ लो, बोलेंगे नहीं पढ़ पाऊंगा, सॉरी यार, इसको 5 पेज में करके दे दो मुझे। 5 पेज में करके दे दो तो क्या है वो? समरी। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स का मतलब क्या है? सर पिछले 5 साल से हमारा एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी 15% से बढ़ रहा था, इस साल 11% से बढ़ा है, इस साल 11% से बढ़ा है, ये एक्सेप्शन है। पिछले 5 साल से 15% से बढ़ रहा है, इस साल 20% बढ़ा है, इस साल हमने क्या किया ऐसा 20% बढ़ा है, जो किया है वो आगे आने वाले सालों में भी करना शुरू कर। that is what a summary is, that is what is an exception report is. क्लियर है बच्चे? सबको समझ में आया? एवरीबॉडी यस और नो? डू वी हैव अ थम्स अप बॉस? परफेक्ट। कल वापस मिलेंगे और परसों वापस टेस्ट करेंगे, ठीक है जी? गॉड ब्लेस, बाय बाय।